गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में आप सभी को पता है कि हम 26 जुलाई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक वीडियो को देखिए, एक एक क्वेश्चन को समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक फैक्ट को समझिएगा और ध्यान से नोट कीजिएगा। ओके, यहां से देखिए एक आध क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए एक क्वेश्चन होता है जो कि मास्टर क्वेश्चन होता है और वो नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो पूरे सेशन को देखिए, बहुत ही छोटा सा सेशन रहता है, 20-25 मिनट का। आपको इजीली रोज के करंट अफेयर यहां पर याद हो जाते हैं। ओके, तो एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एंड में जाते जाते कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको पता होना चाहिए कि क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको डेली करंट अफेयर वाले फोल्डर में पीडीएफ अवेलेबल है। जितने भी दिन की आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो सब आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आप डाउनलोड कर लीजिए, आराम से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि करंट अफेयर से देखिए हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वनडे एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, यूपीएससी या पीएससी के एग्जाम हो, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, नो डाउट। इसलिए ध्यान से एंड तक सेशन को देखिए। आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई भी लगता है कि सर डेली करंट अफेयर में ये चेंजेस किए जाने चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट लगातार पढ़ता हूं। अगर कुछ जेन्युइन ऐसी चीज मुझे लगेगी कि हाँ ये चेंज किए जाने चाहिए, स्टूडेंट्स का कहना सही है, तो फिर वो चेंज अपन इंक्लूड करेंगे आगे चलकर, और जैसा भी अपडेट होगा वो मैं आपको देता रहूंगा। आइए शुरू करते हैं 26 जुलाई के करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिए बिना स्ट्रेस लिए। देखिए, राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आपको पता है कुछ समय पहले राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदला गया था और उसको किया गया था अमृत उद्यान। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखिए, राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम बदला गया है और इसे नाम दिया गया है गणतंत्र मंडप। देखिए, दरबार हॉल में होता क्या है, जिसे जिन्हें भी अवार्ड दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण या विभूषण या अदर जो भी अवार्ड जो कि प्रेसिडेंट देते हैं राष्ट्रपति भवन में, वो सारी सेरेमनी दरबार हॉल में ही की जाती है। पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो दरबार हॉल में दिए जाते हैं। तो इजीली आपको पता चल गया कि दरबार हॉल राष्ट्रपति भवन में किस लिए यूज किया जाता है। अब इसका नाम बदला गया है, दरबार हॉल से बदलकर किया गया गणतंत्र मंडप। वैसे दो अलग अलग हॉल का नाम बदला गया। एक तो आपको पता चल गया दरबार हॉल, इसका नाम कर दिया गया है गणतंत्र मंडप, और एक अशोक हॉल भी है, अब इसका नाम कर दिया गया है अशोका मंडप। ठीक है ना? तो दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। देखो, अशोक हॉल और अशोका मंडप, तो इसे याद रखना। प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट हाउस है, जो राष्ट्रपति भवन है, उसमें दरबार हॉल क्या काम आता है ये मैंने आपको बता दिया। भैया अवार्ड दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा यहां पर। अब देखिए, राष्ट्रपति भवन के बारे में अगर हम कैजुअल सी इंफॉर्मेशन देखें तो राष्ट्रपति भवन को पहले वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था आजादी तक, और नॉर्मली संविधान लागू होने तक 1950 तक, क्योंकि वायसराय यहां पर निवास करते थे। आगे चलकर इसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन कर दिया गया जब भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, रायसेना हिल्स नई दिल्ली में देखने को मिलता है राष्ट्रपति भवन, और एडविन लुटियस इसके वास्तुकार थे। ठीक है, डिजाइनर थे प्रेसिडेंट हाउस के। अब यहां पर मुगल गार्डन के बारे में शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कुछ समय पहले मुगल गार्डन का नाम बदला गया था, अमृत उद्यान किया गया, और अब नाम बदला गया है किसका? दरबार हॉल का और अशोक हॉल का। दरबार हॉल का नाम किया गया गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम किया गया अशोका मंडप। क्लियर? इजी। अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से किसे भारत में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य चुना गया? मतलब ऐसा व्यक्ति जिन्हें भारत से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य चुना गया। तो ये बिल्कुल सही है आपका आंसर जो आप सोच रहे हैं, यह है नीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी। आप इसलिए भी अंदाजा लगा पाए क्योंकि नीता अंबानी को पहले भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य 2016 के रियो ओलंपिक के समय बनाया जा चुका है। नीता अंबानी पहली भारतीय महिला है जिन्हें भारत से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य चुना गया था, पहली बार 2016 में, और अब दूसरी बार 2024 में। पेरिस ओलंपिक इस बार फ्रांस में होने वाले हैं। ओके,
तो भारत से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य कौन चुना गया दूसरी बार? नीता अंबानी, है ना। अभी शादियां हुई हैं घर में, है ना, तो बहुत ही मतलब खुशी वाला मौका बोल सकते हैं हम। अभी शादी हुई घर में, भयंकर रॉयल वेडिंग, पूरे वर्ल्ड की सबसे महंगी शादी, और अब भैया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबरशिप सदस्य चुनी गई है। ठीक है, तो आपको ये चीज कहां पर, ये डिसीजन कहां लिया गया? तो फ्रांस के पेरिस में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कॉन्फ्रेंस 142वीं बैठक का आयोजन किया गया, और वहीं पर नीता अंबानी को इंडिया से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य चुना गया। पहली बार रियो ओलंपिक में चुना जा चुका है, और भारत से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य चुनी जाने वाली पहली महिला कौन? नीता अंबानी, और अब दूसरी बार। नॉर्मली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में आप जानते होंगे, सुना होगा नाम, काफी बार हमने डिस्कस भी किया है। पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक खेलों को ऑर्गेनाइज करवाने वाली गवर्निंग बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 23 जून 1894 में इस संस्था की स्थापना करने का श्रेय पीरे डे कॉर्बेटिन को दिया जाता है। आईओसी का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट थॉमस बाक है। अब आप फटाफट कमेंट कर दो कि थॉमस बाक, जो कि आईओसी के वर्तमान में प्रेसिडेंट है, किस देश से बिलोंग करते हैं? इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए पूछ रहा हूं, तो कमेंट कर देना भैया कि ये कहां से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले कोर्स ऑफ द डे, ऑफर ऑफ द डे के बारे में बता देता हूं आप सभी के लिए। साइंस एंड टेक का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, काफी नॉमिनल चार्जेस में, आप यहां पर देख सकते हैं। बायलैंग्वेज है, तो हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, नो मैटर, आप इजीली लैंग्वेज को समझ पाएंगे। बायलैंग्वेज रिकॉर्डेड कोर्स है आप सभी के लिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और हाँ, एक नोटिफिकेशन भी आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनटीपीसी नॉन टेक्निकल जो एग्जाम आने वाली है उसको अनाउंस किया है। ऑलमोस्ट 10,884 पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। ओके, सीबीटी 1, सीबीटी 2, और उसके बाद एक स्किल टेस्ट होगा, मतलब 2 फेज में एग्जाम होगी और फिर स्किल टेस्ट होगा। नॉन टेक्निकल है तो 12th और ग्रेजुएशन, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ध्यान रखना, तैयारी बिल्कुल शार्प रखो, एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, सेंट्रल ने तो अनाउंस कर ही दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया कोई सा भी सब्जेक्ट आपका वीक है, तो आप हमारा रेलवे का टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, काफी नॉमिनल चार्जेस में है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया हमारी तैयारी बिल्कुल शार्प तरीके से चल रही है, तो आप एक बार टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। 20,000 प्लस क्वेश्चन बैंक आपको रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन दोनों ही जगह पर आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ओके, आई होप आपको अपडेट अच्छा लगा होगा। नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता ही चुका हूं, आगे जब भी फॉर्म फिल करने की डेट आएगी तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तब तक हम अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? खान क्वेस्ट 2024 क्या है, पहले यह समझो। मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसका आयोजन किया जाता है मंगोलिया में। कहां पर? मंगोलिया में। ठीक है, इस साल 2024 में मंगोलिया में किया जाएगा, याद रखना। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत की आर्मी भी यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए रवाना हो चुकी है। भारत की ओर से स्पेशली मद्रास रेजिमेंट के जो सोल्जर हैं, इस बटालियन के जो सोल्जर हैं, सबसे ज्यादा वही भाग लेने वाले। अदर सेनाओं के भी कुछ सैन्य कर्मियों को भेजा गया है, लेकिन स्पेशली मद्रास रेजिमेंट भाग लेगी खान गेस्ट 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज में। इस साल 21वां संस्करण है। आयोजन 27 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलान बटोर में किया जाएगा। प्लेस याद रखना, काम हो जाएगा। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2003 में, तब केवल 2 देशों के मध्य में आयोजित होता था, अमेरिका और मंगोलिया। लेकिन 2006 में इसे मल्टीनेशनल कर दिया गया, 2 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट कर सकते थे। इस साल 21वां एडिशन है मंगोलिया के उलान बटोर में। लास्ट ईयर 2023 में 20वां संस्करण आयोजित किया गया था मंगोलिया में ही।
ओके। और अब मंगोलिया के उलान बटोर में 21वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। जितने भी देश की आर्मी यहां पर पार्टिसिपेट करती है, उन आर्मी के मध्य में आपसी शांति और सहयोग स्थापित करना, टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी साझेदारी करना, टेक्नोलॉजी को साझा करना मुख्य उद्देश्य मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्विस्ट को आयोजित किए जाने का। 2024 में इसका आयोजन कहां हो रहा है? मंगोलिया। 26 जुलाई को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक इंडियन होने के नाते हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? कारगिल विजय दिवस। आपको याद है 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था हमारा, किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को हराया था हमने बहुत ही बुरे तरीके से, और वैसे भी इन्होंने धोखेबाजी की थी पाकिस्तान ने, तो हमको थोड़ा समय लग गया। सामने से लड़ते तो फिर तो हम निपटा ही देते, है ना। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में जम्मू कश्मीर, उस वक्त जम्मू कश्मीर का एरिया था, जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में युद्ध हुआ था। अभी वर्तमान में यह क्षेत्र लद्दाख के यूनियन टेरिटरी में आता है। जब युद्ध हुआ था ना, तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन चलाया था वो ऑपरेशन विजय है। कौन सा है? ऑपरेशन विजय। वैसे वायुसेना ने इसे ऑपरेशन सफेद सागर नाम दिया था, क्योंकि हिमालय के बर्फीले क्षेत्र पर यह युद्ध हुआ था। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी ने नाम दिया ऑपरेशन विजय, और जो इंडिया की वायुसेना है उसने नाम दिया ऑपरेशन सफेद सागर। पाकिस्तान की ओर से उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन भद्र। इस ऑपरेशन को, मतलब इस युद्ध को हम हमारी तरफ का याद रखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी हमने हराया था, ठीक है। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जुलाई को डीआरडीओ ने फेज सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कहां किया? आज का हमारा फोकस क्वेश्चन है। बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर पता चलेंगे। देखिए, डीआरडीओ ने फेज सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। एक प्रकार का डिफेंस सिस्टम है जहां से मिसाइलों को दाग कर नॉर्मली किसी भी रॉकेट को, किसी भी ड्रोन को हवा में नष्ट किया जा सकता है। तो इसका सफल परीक्षण किया गया बालासोर में। फेज सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बालासोर ओडिशा राज्य में है। नॉर्मली ओडिशा के बालासोर में अब्दुल कलाम आइसलैंड, या आइलैंड बोल सकते हैं हम, आइलैंड देखने को मिलता है। चांदीपुर, ओडिशा का चांदीपुर, अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा के चांदीपुर से ही नॉर्मली आपको पता है डीआरडीओ के सारे परीक्षण किए जाते हैं अधिकतर। तो यहीं से फेज सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 2 मिसाइल को दाग कर देखा गया है इस डिफेंस सिस्टम से। एक पृथ्वी सेकेंड परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, एक तो इसको छोड़ा गया, और इसके अलावा इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 को भी लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इन 2 मिसाइलों को लॉन्च करके इस डिफेंस सिस्टम को चेक किया गया, फेज सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। वैसे आपको पता होना चाहिए कि कारगिल युद्ध के बाद ही एक डिफेंस सिस्टम डेवलप करने की कवायद शुरू होती है। 1999 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने की एक प्रोसीजर पर विचार किया जाता है, शुरुआत होती है, और सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को नॉर्मली लॉन्च किया था कि भैया एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को तैयार किया जाए, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचने के लिए मल्टी लेवल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार किया जाना जरूरी था। तो 1999 में इसकी प्रोसीजर शुरू कर दी गई थी। ओके, फर्स्ट फेज में जो AD-1, इसको 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर की सीमा पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए डेवलप किया गया था, पहला डिफेंस सिस्टम AD-1 के नाम से। फिर सेकेंड डिफेंस सिस्टम AD-2 के नाम से इसकी रेंज बढ़ाई गई, 3000 से लेकर 5500 किलोमीटर की सीमा को तय किया गया कि भैया इस रेंज के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन को एक डिफेंस सिस्टम से रोका जाए, तो इसे नाम दिया गया AD-2। वैसे ये तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात हो गई। अगर पर्टिकुलर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो इंडिया का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है
वो शुरू किया गया था 1982 से 1983 में। ये मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जहां पर केवल मिसाइल बनाई जाएगी। डिफेंस सिस्टम की शुरुआत 1999 के बाद की गई, ठीक है, 1999, ठीक है। अब जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके तहत नॉर्मली 5 मिसाइल का शुरुआत में डेवलपमेंट किया गया था। 5 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल बनाई गई थी और इनको संक्षिप्त में नाम दिया गया पटना, पृथ्वी, अग्नि, ठीक है, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि, ये 5 शॉर्ट में इसको नाम दिया गया पटना, ठीक है। पृथ्वी की बात करें तो सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, छोटी दूरी की, सतह से सतह पर। त्रिशूल की बात करें तो ये सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है, कम दूरी की। फिर आकाश आती है, मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर पर मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है, सरफेस से छोड़ी जाती है और एयर में किसी भी ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर सकती है। फिर नाग की बात करें तो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। और अग्नि 1 सरफेस टू सरफेस मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है, ठीक है, न्यूक्लियर सक्षम मिसाइल है अग्नि 1, ठीक है। तो ये मिसाइल कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम थे भारत के जिनके तहत ये 5 मिसाइलें काफी पूछी जाती है, तो इनको आप एक बार याद कर लेना। 2030 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? शीतकालीन मतलब विंटर ओलंपिक की यहां पर बात की गई। तो देखिए 2030 और 2034 के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हाल ही में मेजबानी देने की घोषणा की है कि भैया 2030 में विंटर ओलंपिक की मेजबानी किसे और 2024 में किसे, 2034 में किसे। तो 2030 में विंटर ओलंपिक आयोजित किया जाने वाला है फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस में। अभी जो ओलंपिक है वो समर ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो 2024 में पेरिस में आयोजित किया जा रहा है। इसके पहले सन 1900 में और फिर 1924 में पेरिस में आयोजित किया जा चुका है और इस साल तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में आयोजित किया जाएगा। यहां पर विंटर ओलंपिक की बात हो रही है तो 2030 में विंटर ओलंपिक का आयोजन किया जाने वाला है फ्रांस में। वैसे अभी मैंने आपको बताया कि 2030 और 2034 दोनों ही ईयर घोषित किए जा चुके हैं। तो 2030 में तो आयोजित हो जाएगा कहां पर? फ्रांस में। और 2034 में विंटर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में, यूएसए में, ठीक है। फ्रांस में 1924, 1968 और 1992 में पहले भी विंटर ओलंपिक आयोजित किए जा चुके हैं। अब चौथी बार 2030 में आयोजित किए जाएंगे। ध्यान रखना, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अलग है और शीतकालीन ओलंपिक अलग है। यहां पर हम शीतकालीन ओलंपिक की बात कर रहे हैं। हर 4 साल में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका आयोजन करवाती है। विंटर ओलंपिक की शुरुआत 1924 में की गई थी। 2030 में फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 2022 में आयोजित किया गया था चाइना के बीजिंग में और 2026 में यह इटली में आयोजित किया जाएगा, मिलान और कॉर्टिना डी अम्पेजो जो कि इटली के शहर है, यहां पर आयोजित किया जाने वाला है। तो 2022 में चाइना में आयोजित किया जा चुका है, 2026 में इटली और 2030 में फ्रांस। कौन सा ओलंपिक है? विंटर ओलंपिक। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से एक एक लाइन सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, तो इजीली आपको याद हो जाएंगे फैक्ट। आगे बढ़िए। किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाएं बनाने के लिए स्वास्थ्य नगरम मॉडल शुरू किया है? स्वास्थ्य नगरम मॉडल, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है? टीबी मुक्त नगर पालिकाओं का विकास करना, नगर पालिकाएं बनाना। यह स्कीम को शुरू किया है, मॉडल को शुरू किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। किसने? तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, परिवार कल्याण आयुक्त हैं आर.वी. कर्णन। इन्होंने स्वास्थ्य नगरम मॉडल को हाल ही में लॉन्च किया, तेलंगाना में इसका शुरुआत की है ताकि तेलंगाना में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं का विकास किया जा सके। इस स्कीम या मॉडल का लक्ष्य है कि भैया टीबी के मामले राज्य में 1/3 से कम किए जा सके, मतलब 1/3 तक की कमी लाना टीबी के मामलों में। और इसके अलावा
टीबी से होने वाली मृत्यु दर को भी कम करना मुख्य उद्देश्य है। स्वास्थ्य नगरम मॉडल जो कि टीबी मुक्त नगर पालिका विकसित किए जाने से संबंधित है, किस राज्य का इनिशिएटिव है? तेलंगाना सरकार का। हाल ही में आईएनएस त्रिपुट को लॉन्च किया गया। आईएनएस त्रिपुट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो आईएनएस त्रिपुट की बात करें तो एक युद्धपोत है, इसका निर्माण किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। आईएनएस त्रिपुट हाल ही में देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह पहला स्वदेश निर्मित तलवार कैटेगरी का एक युद्धपोत है आईएनएस त्रिपुट। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा हाल ही में इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, देखिए रशियन डिजाइन पर आधारित है। रशिया के साथ इंडिया ने डील की है ऐसे 4 युद्धपोत के लिए। 2 युद्धपोत रशिया से हम आयात करेंगे और 2 युद्धपोत रशिया की कंपनी के सहयोग से भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे। तो उसमें से जो 2 इंडिया में बनने वाले उसमें से एक बन चुका है आईएनएस त्रिपुट। ठीक है, तो पहला स्वदेशी निर्मित तलवार कैटेगरी का युद्धपोत है आईएनएस त्रिपुट। 4 का हमारे साथ समझौता हुआ है रशिया के साथ, 2 तो भैया आएंगे कहां से? रशिया से। देखो 2 युद्धपोत तुशिल और तमल सीधे रशिया से आयात किए जाएंगे, 2 बनाए जाएंगे इंडिया में, उनमें से एक आईएनएस त्रिपुट बन चुका है ना। आईएनएस त्रिपुट पहला जहाज हो गया जिसे गार्डन शिप बिल्डर लिमिटेड ने बनाया। अब दूसरा जहाज 4 युद्धपोत में से दूसरा आएगा रशिया से, यह है आईएनएस तमल। तुशिल और तमल 2 आने वाले हैं रशिया से, उसमें से आईएनएस तमल आएगा अब फरवरी 2025 तक। लेकिन अभी बना है कौन सा? आईएनएस त्रिपुट। किसने बनाया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। रोनाल्ड एल रोवे जूनियर को किस देश की सीक्रेट सर्विस का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया? रोनाल्ड एल रोवे जूनियर, इनकी बात करें तो यह हाल ही में कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किए गए हैं एक देश की सीक्रेट सर्विस के, और यह देश है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। देखो अमेरिका में सीक्रेट सर्विस करती क्या है, पहले तो यह समझो। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस है ना, वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर कोई रईस व्यक्ति हो, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, जिम्मेदारी लेती है ये अमेरिकी सीक्रेट सर्विस। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये कि भैया ये सरकारी एजेंसी है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी एजेंसी। अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जो कि अमेरिका में सुरक्षा से संबंधित जिम्मेदारियों को संभालती है। वहां पर प्रेसिडेंट या फिर जितने भी मिनिस्टर हैं या फिर कोई बड़े व्यक्ति हैं उनको ये सुरक्षा देती है। अभी हुआ क्या, इसके प्रमुख कौन थे पता है? इसके डायरेक्टर कौन थे? किम्बरली चिटल। किम्बरली चिटल इसके डायरेक्टर थे। लेकिन अभी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हो गया था, उनके कान पे गोली टच करके निकल गई। हो सकता मृत्यु भी हो जाती भाई, थोड़ा सा भी फेस इधर उधर होता तो मृत्यु हो जाती। अब भैया डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होने के बाद सुरक्षा में चूक के कारण नैतिकता के आधार पर किम्बरली चिटल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का, ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट या कार्यवाहक प्रमुख बोल लो आप, यह बनाया गया है किसे? यह बनाया गया है रोनाल्ड एल रोवे जूनियर को। तो यह अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के हाल ही में कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। लास्ट क्वेश्चन, भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस राज्य में खोला गया? तो भारत का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोला गया है भारत के मिजोरम राज्य में। कहां पर? मिजोरम। मिजोरम के इंफॉल में इसकी स्थापना की गई है। देखिए 25 जुलाई को भारत के जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने पहले तो नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स की घोषणा की और इसके अलावा 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन की भी शुरुआत की। यह 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन भारत का खोला गया मिजोरम की राजधानी, सॉरी इंफाल बोला है मैंने, आइजॉल, इसको सही कर लेना, आइजॉल में। ठीक है, तो आइजॉल में खोला गया मिजोरम राज्य में। आंसर तो सही लिया ना हमने, मिजोरम। ठीक है, ओके।
समझ में आ गया? नाम दिया गया है इसे 90.0 एफएम। मिजोरम में पर्टिकुलर आइजोल क्षेत्र की मौसम संबंधी जानकारियां, कृषि संबंधित जानकारियां, किसानों को जो जो भी चाहिए, जैसे भाई खाद्य के बारे में जानकारी, मौसम के बारे में जानकारी है ना, मिट्टी के बारे में जानकारी, तो वो सब पर्टिकुलर ये एफएम जो रेडियो स्टेशन है ये प्रोवाइड करवाएगा। 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन है भारत का, जिसे मिजोरम के आइजोल में स्थापित किया गया है। ओके, ठीक है। अब कुछ अवार्ड जो दिए गए, वैसे देखिए इनको छोड़ सकते हो, पर एक बार हम यहां पर समझ लेते हैं, छोटे छोटे तौर पर हम देख लेते हैं। कम्युनिटी रेडियो अवार्ड, ठीक है, सामुदायिक रेडियो पुरस्कार की घोषणा की गई 4 अलग अलग कैटेगरी में। सबसे पहला है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैटेगरी में, ठीक है, विषयगत पुरस्कार। यह दिया गया है रेडियो मयूर, जिला सारण, बिहार को। ठीक है, कार्यक्रम चलाता है ये टेक सखी, ठीक है, ये कार्यक्रम चलाता है, इसको दिया गया। फिर सर्वाधिक नवीन सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार, दूसरी कैटेगरी, इसमें यह अवार्ड दिया गया यरलावानी सांगली रेडियो स्टेशन, महाराष्ट्र में है। यह कार्यक्रम चलाता है कहानी सुनंदाची, मराठी भाषा में। तीसरी कैटेगरी है स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रेडियो स्टेशन का अवार्ड दिया गया, कौन सा? रेडियो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, डिब्रूगढ़ असम का है। इगारे कुन एक प्रोग्राम चलाता है स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। और फिर स्टेबिलिटी मॉडल अवार्ड, स्थिरता मॉडल अवार्ड, इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट प्राइज बिशप बेनजीर हॉस्पिटल सोसाइटी, यह कोलम केरला में स्थित है। यह रेडियो कार्यक्रम जो संचालित करता है वो है बेनजीर, तो इसे दिया गया है स्थिरता मॉडल कैटेगरी में अवार्ड। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको नाम ले दिया है, पर ये पूछे जाने की संभावना कम है। और बहुत दूसरे इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आप वो याद कर लेना। तो मैंने आपको एक बार बोल तो दिया है, पॉज करके देखना चाहते हैं तो एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, पर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो। ठीक है, तो 26 जुलाई के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में समझे। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, इसरो को किस अंतरिक्ष मिशन के लिए विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? पढ़ा था कल हमने, कौन सा मिशन है? चंद्रयान 3। डन। सेकेंड, क्रिस्टन मिशेल को किस देश का पीएम नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टन मिशेल हाल ही में एस्टोनिया के नए पीएम के रूप में नियुक्त किए गए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चलो, जुलाई माह में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? कौन सी रैंक है? 82। और जो जनवरी 2024 में आया था इंडेक्स उसमें 80 और अब 82। हाल ही में भारत को मोंगला पोर्ट के संचालन का राइट मिला है, किस देश में भाई? तो मोंगला पोर्ट कहां पर? बांग्लादेश। किस देश के टेनिस स्टार एंडी मरे ने संन्यास की घोषणा की? तो ये टेनिस स्टार हैं ब्रिटेन के एंडी मरे। खबरों में रहा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2025 में इनका आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब में। बजट 2024 में किस राज्य में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई? तो यह बनेगा भारत के बिहार राज्य में। निम्न में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट को जारी किया? तो इसे जारी किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको कल बताए थे इसके, आप रिपोर्ट को याद कर लो कि कौन जारी करता है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्या था हमारा कल का? मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट के भंडार मिले। ग्रेफाइट मुख्य रूप से किस तत्व से बना है? तो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे, इजीली आपको समझ में आ गए होंगे, याद हो गए होंगे। अब हम चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन ऑफ द डे पर। लास्ट डे के हम सबसे पहले आंसर लेते हैं। थर्मन शनमुगरत्नम किस देश के प्रेसिडेंट है? सिंगापुर के। सेकेंड, सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं,
किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 2019 में सॉरी 2019 में इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है, सुनील छेत्री को। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित पुस्तक है। आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो अभी मैं जेम्स बॉन्ड बोलने वाला था, ठीक है, रस्किन बॉन्ड है। ओके, तो क्वेश्चन ऑफ द डे समझ में आ गए। मिड वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, याद रखना, आंसर चाहिए उसका। अब आ जाओ, 3 क्वेश्चन और ऐड करो, सबके आंसर कीजिएगा। कोपा अमेरिका 2024 का खिताब अर्जेंटीना ने किस टीम को हराकर जीता है, या किस देश को हराकर जीता? T20 वर्ल्ड कप 2024 में साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान कौन थे? और 37th नेशनल गेम्स में मेडल टेली में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ध्यान से नोट करो, तीनों का आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी, जितने भी दिन की चाहिए सब मिल जाएगी। ओके, आई होप सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही जाना। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।